हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे हम कहते हैं रेरा। ये जो रेरा एक्ट है 2016 का, इसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने रेरा के बेसिक्स पढ़े कि आखिरकार रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ी, रेरा के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होते हैं, इसका कवरेज क्या है, कौन इसमें कवर होता है, रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, कितने मीटर्स के यानी कि स्क्वायर मीटर्स का, और यहाँ पर क्या क्राइटेरिया बिठा रखा है फॉर रजिस्ट्रेशन। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को यहाँ पर समझेंगे, साथ में स्कोप यानी कि पूरे रेरा का स्कोप क्या होता है वो समझेंगे, और साथ में हम देखेंगे बेनिफिट्स यानी कि अलॉटीज को इस एक्ट के वजह से क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी स्कोप, बेनिफिट्स एंड फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट। और इसके बाद में अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर आगे के डिस्कस करते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है रेरा के बारे में। रेरा ऑब्वियसली रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है, हमारे पास में है। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ बातें ऑलरेडी करी थी, उसका मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर करवा देता हूँ। रेरा का मतलब यहाँ पर रेगुलेशन तो ऑब्वियसली है, डेवलपमेंट करना ऑब्वियसली है, बट वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। इस पूरी इंडस्ट्री को वापस से ठीक करने के पीछे रेरा इस एक्ट को लाया गया था। तो यहाँ पर किन किन के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है? एजेंट्स के ऊपर भी होता है। जो रियल एस्टेट एजेंट्स है उनको भी रजिस्ट्रेशन रेरा के अंदर लेना ज़रूरी है। जो प्रमोटर है यानी कि जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनको लेना भी ज़रूरी है, राइट। और किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? यहाँ पर कुछ चीज़ें अलॉटीज को भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने बोला है कि इतने आपको स्लॉट्स में पेमेंट करना है, आपने अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ में अलॉटी को भी पैसा देना पड़ेगा। तो अलॉटी के ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। और प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो एप्लीकेबल होती ही है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट हुआ, अलॉटीज हुआ, बिल्डर्स यानी प्रमोटर्स हुए, ब्रोकर्स हुए, एजेंट्स हुए, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार स्कोप क्या है। लेट्स सी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हम कवर करके आ चुके हैं, इसको हम स्पीड से देखेंगे। तो ये कमर्शियली और दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर यानी कि रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, राइट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन चालू था और रेरा आया, बाद में आया, बट उस प्रोजेक्ट को सीसी नहीं मिला था, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, लेना पड़ेगा। तो ऑनगोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इश्यूड, तो उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया का है, या फिर आपके यहाँ पर 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं सभी फेजेस को मिला के, तो फिर कंपल्सरीली आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। आगे ये जो 500 स्क्वायर मीटर का जो थ्रेशोल्ड है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन के बिना यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता, मार्केट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। रेरा का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। बट उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आप ऐसा रिनोवेशन कर रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें मार्केटिंग की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी नया अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर रजिस्ट्रेशन मत लेना। 8 फ्लैट थे, 8 फ्लैट को तोड़ के वापस 8 फ्लैट बना दिए तो क्या दिक्कत है? हाँ, 8 फ्लैट को तोड़ के 12 फ्लैट बना दिए तो 4 नए अलॉटमेंट्स हो गए ना, तो फिर आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रमोटर की होती है। आने वाले 5 साल तक उसको ही सब कुछ यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। ओके, अगर आप प्लान को ऑल्टर करना चाहते हैं, जो आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन को आप ऑल्टर करना चाहते हैं, 2/3 अलॉटीज का यानी बायर्स का आपको यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है वेबसाइट एड्रेस पे सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, नेसेसरी पेमेंट ऑन टाइम करना पड़ेगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो डेवलप होने वाले हैं फेजेस में, हर फेज को आपको यहाँ पर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट मानना पड़ेगा और उसका रजिस्ट्रेशन अलग से किया जाएगा, ठीक है। Now the real estate agents who intend to sell any plot of flat or registered project have to register, उसको भी रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात होगी स्कोप की। स्कोप में कोई नया पॉइंट नहीं था, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम करके आए थे। इस वीडियो में मैंने इसलिए डाला क्योंकि रिवीजन हो जाएगा तो आपको एक वापस से फ्लो में आप आ जाएंगे। अब जरा देखते हैं अलॉटीज जो है यानी कि जो बायर्स है उनको क्या फायदे हुए हैं। लेट्स सी।
देखिए जो बायर्स हैं उनको यहाँ पर फायदे तो हुए, ऑब्वियस सी बात है। अलॉटीज हैं उनके फेवर के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सब चीज़ें लाई गई है। थोड़ा बुलेट पॉइंट्स के स्टाइल में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रमोटर हैज़ टू रेक्टिफाई एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। देखिए गंदी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया, बिल्डिंग ढंग से नहीं बनाई, फ्लैट मिल गया, तो अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कोई भी है तो प्रमोटर को ही रेक्टिफाई करने पड़ेंगे, ये बात तो पक्की है। कोई भी दूसरे डिफेक्ट है जो वर्कमैनशिप की वजह से, क्वालिटीज़ की वजह से, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की वजह से आए हैं और नोटिस में आ चुके हैं प्रमोटर के 5 साल के अंदर अंदर जब से उसने अलॉट किया है पोजीशन देने के बाद में, तो विदाउट फर्दर चार्ज विद इन 30 डेज उसको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्दर चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा अलॉटी से। आगे The act also prescribes liability on promoter on delay of project। अब देखिए रेरा, आपको पता होगा रेरा आपसे एक डेडलाइन मांगता है। रेरा की साइट पे आप जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी प्रोजेक्ट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहां जाके वहां पर नाम आ सकता है। सो अगर आप रेरा की साइट पे जाएंगे, अगर प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड है आप उसको वहां पर टाइप करेंगे, वो प्रोजेक्ट का नाम वहां पर आएगा, उससे रिलेटेड सारे वहां पर डिटेल्स आपको दिखेंगे, प्लान दिखेंगे, स्टार्टिंग डेट क्या है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कब मिला है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कब मिला है और ये कंस्ट्रक्शन कब तक करके देगा, वो भी डेडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट में वहां पर लिखी रहती है। अगर आप वो डेडलाइन को मैच नहीं करते हो तो वो जो लाइबिलिटी है प्रमोटर के ऊपर आएगी डिले इन प्रोजेक्ट्स की। इन केस द प्रमोटर डिलेज द अलॉटी इन एंटाइटल्ड टू फुल रिफंड अलोंग विद इंटरेस्ट। अगर वो अलॉटी को सही टाइम पे घर नहीं देता है, प्लॉट नहीं देता है, तो उसको पूरा अमाउंट वापस रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे रेरा इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, पता है हमको। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के साथ में कस्टमर्स लुकिंग एट परचेजिंग एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और अ प्रोजेक्ट दैट इज येट टू रजिस्टर विल बी इंश्योर्ड बेटर प्रोटेक्शन अंडर रेरा। यार उनको समझ में आ जाएगा ना कि ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है और रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब गवर्नमेंट इस पे नजर रख के बैठी है, रजिस्ट्रेशन इसके पास में आ चुका है। तो अगर अंडर गोइंग भी है और चालू नहीं भी हुआ है, अगर उससे ही पहले वो कर रहे हैं तो भी निश्चिंत रहेगा यहाँ पर बायर की कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ कारपेट एरिया को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया एक्ट के अंदर। कारपेट एरिया टू इंक्लूड द एरिया विद इन वॉल्स, मैंने बताया था ना वॉल्स के बीच वाला जो एरिया है। देखिए कारपेट मतलब जहाँ कारपेट बिछ सके, वॉल जहाँ बनी है, वॉल का तो एरिया खा गया ना। अब ये पूरा इतना बड़ा पीस ऑफ प्लॉट है, लेट्स सी इसको ऐसे समझो आप, ये पूरा प्लॉट है, ठीक है। अगर आप इसको फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड अगर आप मेजर करने जाओगे तो एरिया ज़्यादा आएगा, बट जैसे ही यहाँ पर अंदर रूम्स काट दिए हमने, एक दीवार गई तो एरिया कम हो गया जहाँ पर दीवार खड़ी है, फिर आपने किचन काटा तो एक दीवार जहाँ पर खड़ी है वहाँ का एरिया भी कम हो गया। इस तरीके से जो इनर वॉल्स का एरिया है, जहाँ हम रह सकते हैं, जहाँ हम कारपेट बिछा सकते हैं, सिर्फ वही एरिया कारपेट एरिया होता है। और नाउ द प्रमोटर कैन नॉट इन्फ्लेट द कारपेट एरिया। अब वो कारपेट एरिया को इन्फ्लेट नहीं कर सकता। पहले बिल्टअप पे बेचते थे, बिल्टअप से कारपेट एरिया को कन्वर्ट करते थे, नहीं, अब वो सब काम खत्म है। ठीक है, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए रेरा को लाया गया है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो जो पैसा आपने इकट्ठा किया है प्रमोटर ने, वो 70% पैसा आपको सबसे पहले एक सेपरेट अकाउंट के अंदर, और हर अकाउंट आपका जो बनेगा वो हर प्रोजेक्ट के लिए अकाउंट बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वो उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो पैसा आप कब निकाल सकते हो, यानी कि प्रमोटर कब निकाल सकता है, ओनली विच ही कैन विड्रॉ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विच शैल बी सर्टिफाइड बाय एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखिए यहाँ पर प्रमोटर कैसे फंस गया है, गलत काम नहीं कर पाएगा। पहली बात रजिस्टर्ड हो, दूसरी बात जो ब्रोकर है वो भी रजिस्टर्ड है, तीसरी बात डेडलाइन आप दे चुके हो, चौथी बात जैसे ही आपको ओसी मिल जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर फिजिकल ऑक्यूपेंसी कस्टमर आपसे ले सकता है। पांचवी बात यहाँ पर क्या हो गई, जो जो पैसा आपके पास में आ रहा है वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते हो, 70% तो आपको डालना ही पड़ेगा सेपरेट अकाउंट में, और वो आप कब निकाल पाओगे, जब आप प्रोजेक्ट खत्म करोगे तभी वो 70% आप विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि आपका पैसा फंसा हुआ है, जो इनकम है आपकी, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, कस्टमर्स को घर दो, उसके बाद में पैसा एंजॉय करो। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हम क्या देख रहे हैं, फायदे देख रहे हैं जो अलॉटीज को मिले हैं। ठीक है, आइए आगे और देखते हैं। प्रमोटर हैज टू मैंडेटरी डिस्क्लोज एवरी डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट। सही बात है, वेबसाइट पे रखनी पड़ेगी। फ्रॉडुलेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं वो। ठीक है, प्रपोज प्रोजेक्ट जो यहाँ पर डेवलप होने वाला है वो सैंक्शन प्लान के हिसाब से होना चाहिए, लेआउट प्लान्स के हिसाब से होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किए हो। ठीक है, कोई भी ऑल्टरेशंस एडिशन सैंक्शन प्लान में नहीं हो सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द अलॉटीज। हम पढ़ के आ चुके हैं, अदर देन द प्रमोटर हु हैव अग्रीड टू टेक अपार्टमेंट्स इन सच बिल्डिंग्स। अब पहले तो प्लान और कुछ दिया, बाद में ऑल्टर कर दिया, लोगों को बोला था ऐसा घर मिलेगा, मिलेगा वैसा,
बोला था 15 माले होंगे, 15 स्टोरीज होगी, निकली 10, नहीं होगा। अगर 15 सबमिट किया है, ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो, एक दरवाजा भी ऑल्टर करना चाहते हो, 2/3 ऑफ अलॉटीज की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आगे, प्रमोटर कैन नॉट ट्रांसफर और असाइन हिज मेजोरिटी राइट्स एंड लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ 2/3 अलॉटीज। देखिए ये बहुत होता था, डेवलपर कोई है, प्रोजेक्ट डूब रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्रोजेक्ट निकाल दिया, दूसरे को दे दिया। अब यहाँ पर जो हम जैसे कस्टमर लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि बिल्डिंग थी इस बिल्डर की, उसने उसको दे दिया, वो प्रोजेक्ट उसके पास चले गया, अब पता नहीं कौन संभाल रहा है। तो यहाँ पर रेरा ने क्या करा कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप उसके राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक अगेन 2/3 अलॉटीज आपको रिटर्न कंसेंट नहीं दे देते हैं। तो प्रायर रिटर्न अप्रूवल अथॉरिटी की तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे, ट्रांसफर एंड असाइनमेंट शैल नॉट अफेक्ट द अलॉटमेंट और सेल ऑफ द अपार्टमेंट, प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में भी। कोई भी ट्रांसफर या अलॉटमेंट होता है, असाइनमेंट होता है, तो उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ द प्रमोटर एज वेल एज अलॉटीज शैल बी लायबल फॉर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, बड़ा गंभीर अपराध हो गया भैया, जो प्रॉपर्टी थी वही 2 नंबर की निकली, रजिस्ट्रेशन सही नहीं निकला, सैंक्शंस उसके पास में बराबर नहीं थे, तो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी में अगर कोई डिफॉल्ट आ गया, फाउंड एनी टाइम आफ्टर द पोजीशन इज गिवन टू द अलॉटी, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कॉम्पनसेशन एंड सच अ क्लेम इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। सही बात है ना यार, मैंने घर खरीद लिया, पता चला बिल्डर की जो जमीन थी वही गवर्नमेंट की निकली और सारा पैसा वापस जा रहा है, तो मुझे तो मेरा पैसा चाहिए ना वापस, जो भी इंटरेस्ट के साथ में बनता है वो कंपनसेशन वो बंदा लेगा, ठीक है। अथॉरिटी और एटी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द एक्ट, तो सही बात है, वो सारा काम यहाँ पर संभालने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अभी तक वीडियो में हमने क्या देख लिया है, हमने बात कर ली है स्कोप के बारे में और हमने बात कर ली कि अलॉटीज को क्या क्या यहाँ पर फायदे मिले हैं, बेनिफिट्स मिले हैं। डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेशंस के लिए सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वही कवर करेंगे। एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या बोल रही है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है डिस्क्राइब्ड और इशूड एज एडवर्टीजमेंट थ्रू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के थ्रू, जिसके अंदर नोटिस भी आता है, सर्कुलर भी आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आता है जो पब्लिसिटी के लिए किसी भी तरीके से यूज किया गया है, उसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। उसका काम क्या है, किस तरीके से भैया कोई भी डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, पब्लिसिटी किस फॉर्म में कर रहा है, वो लोगों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। ट्रेन में चिपका दिया भैया 2 BHK चेंबूर के अंदर, तो क्या है, ये बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट है। ऑफर कर रहा है कि आइए खरीदिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको और इतना आपको डाउन पेमेंट करना है, तो वो ऑफर कर रहा है आपको सेल ऑफ प्लॉट के लिए, बिल्डिंग के लिए, अपार्टमेंट के लिए, इन्फॉर्म कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है किसी भी तरीके से, और टू मेक एडवांसेस और डिपॉजिट फॉर सच पर्पस। तो 10% का जो मैंने आपको बात बोली वो एकदम सही निकली, ठीक है। तो अगर ये एक्ट करने के लिए कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है, नोटिस है, सर्कुलर है, वो आपको यहाँ पर बता रहा है किसी भी फॉर्म में, तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल उन्होंने क्या दिया, डज एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड सॉलिसिटेशन बाय ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और एसएमएस, इज इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंसीडर्ड टू बी अ केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने कहा सो यस, उन्होंने कहा है एनी मीडियम अडॉप्टेड इन सॉलिसिटिंग, कोई भी मीडियम हो तो यस उसमें एडवर्टाइजमेंट भी आता है, एसएमएस भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है भैया। एग्रीमेंट फॉर सेल की आपने बात करी, तो एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है, 2 लोगों के बीच में हो रहा है, प्रमोटर और अलॉटी के बीच में ये एग्रीमेंट फॉर सेल हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। अलॉटी के अंदर यहाँ पर कौन आएगा, तो अलॉटी में सबसे पहली बात तो हमको समझ में आ गया कि जिसको a person to whom a plot, apartment or building as the case may be has been allotted, जिसको अलॉट की गई है। देखिए अभी क्या बोला उन्होंने, पहले अलॉटी बोला है इसलिए अलॉटेड, फिर उन्होंने लिखा सोल्ड, whether as freehold or leasehold or otherwise transferred by the promoter, and includes the person who subsequently acquires the said allotment through sale, transfer or otherwise, but does not include a person to whom such plot, apartment, building as the case may be given on rent। हम रेंट की बात नहीं कर रहे हैं बॉस, जो प्रॉपर्ली तरीके से यहाँ बेची जाने वाली है, जिसको आज अलॉट कर दिया गया है, उसको हम अलॉटी बोलते हैं। रेंट वाले पर्सन को हम यहाँ पर अलॉटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या करा है, सब्सिक्वेंटली बाद में आकर जो अक्वायर कर रहा है उस अलॉटमेंट को,
सेल को, ट्रांसफर को, उसको भी हम यहाँ पर अलॉटी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन किस तरीके से बनी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे हैं हम। ठीक है, जिसको प्लॉट है, अपार्टमेंट है, एज द केस में भी उसको जो अलॉट किया जा रहा है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, सब्सिक्वेंटली वाला पर्सन भी, बट इसमें कौन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो रेंट पे जिसको दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में जो बात की गई है उसमें सेकेंडरी सेल को भी इंक्लूड किया गया है ना। तो एग्जाम्पल में उन्होंने ये पूछा है कि क्या सेकेंडरी सेल भी आएगा, यस, सब्सिक्वेंटली लिख दिया उन्होंने, जो बाद में सब्सिक्वेंटली खरीद रहा है उसको भी यस, अपार्टमेंट प्लॉट जिसको बेचा जा रहा है, ट्रांसफर सेल, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपार्टमेंट की बात कर लीजिए। अपार्टमेंट की बात सिंपल सी, ड्वेलिंग यूनिट जिसमें रहा जाता है, ब्लॉक बोलिए, चैम्बर बोलिए, ऑफिस बोलिए, शोरूम, शॉप, गोडाउन, प्रेमाइसेस, स्वीट, टेनेंटमेंट यूनिट या कोई भी नाम दीजिए, मीन्स अ सेपरेट और सेल्फ कंटेन्ड पार्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल्फ कंटेन्ड, उसका बाथरूम होना चाहिए, उसके वॉशरूम होने चाहिए, उसमें रहने की जगह होना चाहिए, सेल्फ कंटेन्ड, इंक्लूडिंग वन और मोर रूम्स, इनक्लोज स्पेसेस लोकेटेड ऑन वन और मोर फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग और अ प्लॉट ऑफ लैंड यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस। किसके लिए भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर कोई हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रेंट पे शॉप्स दी जा रही है, तो रेंट पे जो शॉप्स दी जा रही है क्या उसको भी हम यहाँ पर अलॉटी बोलेंगे क्या? तो उन्होंने क्या बोला है कि रेंट पे तो हम ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन टू हुम सच प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग एज द केस में बी इज गिवन ऑन रेंट। नो, हम उसको अलॉटी नहीं बोल रहे हैं जो नीचे शॉप्स दी जा रही है रेंट पे, जो ऊपर घर दिए जा रहे हैं ना, फ्लैट्स, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, अपार्टमेंट में क्या यहाँ पर रेसिडेंस, ऑफिस, शॉप, शोरूम, गोडाउन वगैरह सब कुछ आ रहा है सर, बिजनेस, प्रोफेशन, फंक्शन के लिए भी, यस, जिनको बेचा जा रहा है, बिजनेस के लिए बेच दिया है तो हम अलॉटी बोलेंगे, रेंट पे दे रहे हैं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, एपेलेट ट्रिब्यूनल, यस, हमको पता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन आएगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी ऑफ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यूटी ऑफ दिल्ली सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, सारी जो आएगी वो आएगी सही। ठीक है, आर्किटेक्ट हटाइए, अथॉरिटी हम समझ गए हैं, बिल्डिंग हटाइए, कारपेट एरिया, जरा कारपेट एरिया को समझते हैं। कारपेट एरिया मीन्स द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, जहां कारपेट बिछा सकते हो यार, बार बार मैं यही बोलता हूँ। ठीक है, तो नेट यूजेबल जो एरिया है, फ्लोर एरिया है, उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या एक्सक्लूड होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल वॉल्स एक्सक्लूड होती है, एरियाज अंडर सर्विस शेफ्ट्स एक्सक्लूड हो जाते हैं, एक्सक्लूसिव बैल्कनी यहाँ पर हट जाती है, वरांदा अगर वगैरह कुछ है तो वो हट जाता है, exclusive of open terrace area but includes the area covered by internal partition walls of the apartment। यानी कि अगर मेरा घर है, लेट्स सी, चलिए इसको अपन ऐसे काउंट करते हैं, ये मेरा घर है, मेरा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और ये मेरी टेरेस है ओपन। क्या ये टेरेस को मैं इंक्लूड करूंगा कारपेट एरिया में? नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी वॉल्स के अंदर के एरिया है मैं उनको कवर करूंगा, यस। यहाँ पर बाहर, मेरे घर के बाहर यहाँ पर एक लॉन बना रखा है मैंने, क्या लॉन को कारपेट एरिया में कवर करूंगा मैं? नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ बिल्डिंग के साइड में एक पूरा यहाँ पर एक ऐसा ओपन एरिया जा रहा है जो यहाँ पर किसके लिए है, ये लेट्स से ओपन टू स्काई दे रखा है, ठीक है, सनलाइट के लिए। क्या ये सर्विस शेफ्ट का एरिया जो है ये मैंने छोड़ रखा है, ये इंक्लूड होगा? नहीं होगा। खोखला जहाँ भी एरिया है वो इंक्लूड नहीं होगा। जो वॉल्स के बीच का इंटरनल स्पेस है वो कारपेट एरिया में इंक्लूड होता है। फॉर दिस पर्पस द एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव ऑफ बैल्कनी और वेरेंडा area means the area of the balcony or veranda as the case may be which is apperent to net usable floor area of an apartment meant for the exclusive use of allotee, and exclusive open terrace area means the area of open terrace which is apperent to net usable floor area of apartment means the एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ द allotee। ठीक है, इनके कहने का मतलब यही है कि जो बैल्कनी का एरिया है और जो वैरांडा का एरिया है उसको आप इंक्लूड मत करिए इसमें। ठीक है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, नाम से समझ में आ रहा है कमेंस जब आप कर सकते हैं, सो मींस द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और द बिल्डिंग परमिट। क्या नाम दिया है इसे? बिल्डिंग परमिट, कंस्ट्रक्शन परमिट, कि आप कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं, कोई भी नाम दो। यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये बोलती है कि यस आप सब कुछ चीज़ें यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट काम शुरू कर सकते हैं। ये सब क्या होता है यार? क्या होता है कि एक आर्किटेक्चरल प्लान यहाँ पर सबमिट किया जाता है, गवर्नमेंट के पास में जाता है, ज़मीन को देखा जाता है, वहाँ के स्ट्रक्चरल प्लान्स को देखा जाता है, आसपास यहाँ पर कैसे यहाँ पर सैनिटेशन का प्रॉपरली बिल्डिंग का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्डिंग के जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस है, गवर्नमेंट के जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस है, रोड से कितना डिस्टेंस है, ये सब चीज़ें देखी जाती है, सबके लिए एक प्लान बनाया जाता है। जब ये प्लान अप्रूव हो जाता है तब उसके बाद में एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यस बिल्कुल अब आप यहाँ से कमेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन करिए। सो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है तो ही आप काम चालू कर सकते हैं। कॉमन एरिया मतलब क्या होता है? कॉमन एरिया मतलब ये होता है
entire land for the real estate project or where the project is developed in phases and registration under this act is sought for a phase the entire land for that phase। उनका कहना है कि पूरा जो लैंड है उसको हम कॉमन एरिया बोलेंगे। एक फेज वहां बन रहा है, एक फेज इस कोने में बन रहा है, ठीक है, तो ये पूरी लैंड है, ये कॉमन फेज होगी। अब एक बिल्डिंग यहाँ बनाइए, एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ बनाइए, बट सबके लिए कॉमन फेज पूरी वो लैंड होगी, एंटायर लैंड, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है, स्टेयरकेस है, लिफ्ट है, स्टेयरकेस और लिफ्ट लॉबीज है, फायर एस्केप्स है, कॉमन एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द बिल्डिंग है, राइट, बाहर घूम रहे हैं, एंट्रेंस 1 है पहली बिल्डिंग का, एंट्रेंस 2 यहाँ पर है, बीच का जो एरिया है वो कॉमन एरिया होता है। कॉमन बेसमेंट्स है, टेरेस है, पार्क्स है, पार्किंग एरिया है, सब कॉमन एरिया में आता है। प्रीमाइसेस ऑफ द लॉजिंग ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन ऑफ वॉच और वार्ड गार्ड्स, यानी कि वॉचमैन के लिए जो एरिया बना हुआ है, रहने के लिए जो एरिया बना हुआ है, वो सब सर्विस पर्सनल के लिए जो एरिया बना हुआ है, सब कॉमन एरिया में आता है। अच्छा, नॉर्मल सारी चीज़ें जहाँ पर आपने इंस्टॉल कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, एयर कॉन के लिए वो एरिया, वो पूरा क्या है, वाटर कंजर्वेशन के लिए आपने कोई एरिया डेडिकेटेड बना रखा है तो कॉमन एरिया होगा, ठीक है। वाटर टैंक्स है पूरी सोसाइटी के लिए, कंप्रेसर्स है, डक्ट्स है, कॉमन एरिया है। कम्युनिटी या कमर्शियल फैसिलिटीज जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए दी गई है, कॉमन एरिया है। ऑल अदर पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट नेसेसरी एंड कन्वीनियंट फॉर इट्स मेंटेनेंस, सेफ्टी एटसेट्रा एंड इन कॉमन यूज, वो सब कॉमन एरिया के अंदर आता है। ओपन पार्किंग स्पेस कॉमन एरिया है क्या? Yes, open parking space common area है। Is community and commercial facilities which are provided in a real estate projects are part of common areas? उन्होंने बोला yes, common areas में वो भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ओके, आगे हम डेफिनेशन देखते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट की, ठीक है। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट एकदम प्लान के हिसाब से बना है, आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है, ये लीजिए आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लेआउट प्लान के हिसाब से, सैंक्शन प्लान के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, लोकल लॉज को फॉलो करते हुए आपने आपकी बिल्डिंग बनाई है, ये लीजिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमको पता ही है, इसमें बस क्या नहीं आएगा, टिम्बर, स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ ग्रास वगैरह ये सब नहीं आएगी। परमानेंटली जो अर्थ से फासन की गई चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके ऊपर के राइट्स हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर किसके अंदर आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या है, आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, यानी कि आपने कमेंसमेंट किया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला, तो सर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर बोलती है कि यस, आप ऑक्यूपेशन के लिए, बिल्डिंग में रहने के लिए, लोकल लॉज आपने सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सही करा है। सिविक कंस्ट्रक्शन जो आपका है वो बराबर है, वाटर का, सैनिटेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, सबके आपने यहाँ पर परमिशंस ले ली है। वाटर के लिए अलग परमिशन लेनी पड़ती है बीएमसी की, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन लेना पड़ता है, सैनिटेशन का लेना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे कम से कम 25 से 30 ऐसे यहाँ पर अप्रूवल्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए। सब अगर आप ले लेते हो तो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। पर क्वेश्चन ये है कि कंप्लीशन में और ऑक्यूपेंसी में डिफरेंस क्या है। देखिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिलेट टू परमिटिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ द अपार्टमेंट विच इज प्रोविजन फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इज हैबिटेबल, यानी कि कोई रहने आने वाला है, रहने आने के लिए उसको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए। जब तक इन सब का परमिशन नहीं मिल जाता आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बट कंप्लीशन का मतलब क्या है, कंप्लीशन सिर्फ ये बात करता है कि आपका एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बस इतनी सी बात है। जो आपने सैंक्शन प्लान में बोला था वो आपने बना दिया, हम इस बात को अप्रूव करते हैं। बट क्या वो रहने लायक हुआ है क्या? नहीं। रहने लायक कब होता है? जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, ओसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ओसी की, सीसी की और कंप्लीशन सर्टिफिकेट की, वो आपको ध्यान रखना है। पर्सन की डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको पता है, उसको हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन देखते हैं हम प्रमोटर की। प्रमोटर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा थोड़ी डेफिनेशन भी बड़ी है, उसको हम समझेंगे अच्छे से। प्रमोटर के बाद में एजेंट की डेफिनेशन है छोटी सी, वो देखेंगे। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन वाला सेगमेंट हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रमोटर में यहाँ पर किसको लिया गया? प्रमोटर यानी कि जो बिल्डिंग बनवा रहा है, अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स
causes to be constructed an independent building or a building consists of apartments, converts an existing building or a part thereof into apartments for the purpose of selling all or some of the apartments to other person and includes his assignees. सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, या तो नई बिल्डिंग बनाओ या नई बिल्डिंग बनवाओ या पुरानी बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स कटवाओ और उनको बेचो। किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर करवाता है तो वो प्रमोटर होता है। ऐसा पर्सन जो लैंड को प्रोजेक्ट में डेवलप करता है, whether or not the person also construct structure on any of the plot for the purpose of selling to other person। उनका कहना है कि सिर्फ जमीन थी, ठीक है, उस जमीन को इस लायक बनाना, अ पर्सन हु डेवलप्स लैंड इनटू अ प्रोजेक्ट, उसको उस लैंड को एक प्रोजेक्ट के काबिल बनाना। पूरी लैंड थी, उसको पूरा वहाँ पर लेवलिंग करना, उसका बेस स्ट्रक्चर तैयार करना, प्लॉट्स उसमें काटना, बस। अगर सिर्फ प्लॉट्स भी आप काट रहे हो और आप कंस्ट्रक्शन ऊपर का नहीं कर रहे हो तो भी आप प्रमोटर की डेफिनेशन में आते हो। ऊपर प्लॉट्स के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनेगी, जो कंस्ट्रक्शन होगा, वो अगर कोई दूसरा पर्सन कर रहा है तो ठीक है, पर आप भी प्रमोटर की डेफिनेशन में ही आओगे, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन होता है प्रमोटर? 2 पॉइंट्स उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर लिए। पहला कि आप कंस्ट्रक्ट करवाओ या कॉजेस टू कंस्ट्रक्ट, दोनों पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट्स कटवाओ और उन सबको बेचने का अगर आप मकसद रखते हो तो आप प्रमोटर होंगे। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो बोल रहा है कि आप लैंड को डेवलप कर रहे हो प्रोजेक्ट के लिए, वेदर नॉट, हमको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि you are not the person who also constructs structure on any of the plots for the purpose of selling to other persons all or some of the plots in the said project, whether with or without structures thereon। मतलब उनका कहना है कि स्ट्रक्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपने 5 एकड़ की लैंड खरीदी है, 5 एकड़ की लैंड ऐसे पड़ी हुई थी, बस यहाँ पर रहती थी, सब कुछ था। आपने उस लैंड को यहाँ पर लेवलिंग करवाया, ठीक है, लेवलिंग करवा के आपने वहाँ पर प्लॉट्स कटवाए, ठीक है, और आपने बताया कि यहाँ पर इतने प्लॉट्स अगर कोई बनवाना चाहता हो तो बना सकता है। तो अगर सिर्फ ये प्लॉट कटवाने वाला काम है ना, वो भी प्रमोटर का होता है। हम ये बात ही नहीं कर रहे कि इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर खड़े करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन करेगा, बेचोगे नहीं बेचोगे, सिर्फ इतना भी काम है तो आप प्रमोटर की डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। नाउ एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी या पब्लिक बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटीज ऑफ बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स ओन्ड बाय सच अथॉरिटीज। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए, क्या कहना है कि कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोई पब्लिक बॉडी भी है, पब्लिक बॉडी गवर्नमेंट बॉडी भी है, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करवा रही है, बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बना के वो दे रही है लोगों को, कंस्ट्रक्टेड बाय सच अथॉरिटी और बॉडी ऑन लैंड्स ओन्ड बाय देम और प्लेस्ड एट देयर डिस्पोजल बाय द गवर्नमेंट, तो वो भी जो बॉडी है उसको हम यहाँ पर प्रमोटर की डेफिनेशन में लाएंगे। कोई एपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी है वो, या फिर कोई दूसरी प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो, किसी भी तरीके की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो भी यहाँ पर प्रमोटर की डेफिनेशन में आ जाएगी। इनके अलावा एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन भी जो बिल्डर जैसे एक्ट करता हो, कॉलोनाइजर यानी कि जो कॉलोनी की कॉलोनी काटता हो, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपमेंट, एस्टेट डेवलपर, किसी भी नाम से बोलो, अगर वो ऐसे एक्ट करता है एज द होल्डर ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द ओनर ऑफ द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग और अपार्टमेंट इज कंस्ट्रक्टेड और प्लॉट इज डेवलप्ड फॉर सेल, यानी कि ये प्रॉपर्टी है, दोस्त की प्रॉपर्टी है, मैं जा रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं कॉलोनी काट रहा हूँ, कॉलोनी काट रहा हूँ, कॉलोनी काट रहा हूँ, तो ये जो पर्सन है ना, जो इसका ओनर तो नहीं है बट वो क्या कर रहा है, यहाँ कॉलोनी काट रहा है, तो वो भी यहाँ पर प्रमोटर की डेफिनेशन में फिट बैठेगा। एनी सच अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, वो यहाँ पर प्रमोटर की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि डज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर इंक्लूड पब्लिक बॉडीज ऑल्सो, मतलब कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, हाउसिंग बोर्ड है, तो यस, उन्होंने बोला है एक्ट कवर करता है सब तरीके की बॉडीज, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को अगर डेवलप कर रही है जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक, ठीक है, तो उसको प्रमोटर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स कौन होते हैं मेरे दोस्तों? रियल एस्टेट एजेंट्स मींस एनी पर्सन जो नेगोशिएट करता है बिहाफ, किसके बिहाफ पर, ऑफ वन पर्सन, जो ट्रांजैक्शन में है, ठीक है, इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, एक प्रोजेक्ट के अंदर, किसको बेचने के लिए, सेल के लिए, विद अनदर पर्सन, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए जो नेगोशिएट करता है सेल करने के लिए और जो अपने लिए इस एक्ट करने के लिए एक रेम्यूनरेशन या एक फीस लेता है, वो पर्सन यहाँ पर कौन होता है, एजेंट होता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन और फीस मिलती है उसको,
ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन वो नेगोशिएट करता है दूसरे पर्सन से बेचने के लिए, ठीक है। अदर चार्जेस भी ले सकता है अपनी सर्विस देने के लिए, किसी भी मीडियम से वो कर सकता है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को पकड़ सकता है, सेलर्स को पकड़ सकता है, एक दूसरे को मिलवा सकता है और चीज़ बिकवा सकता है, ठीक है। चाहे ब्रोकर बोलो, डीलर बोलो, मिडिलमैन बोलो, कुछ भी बोलो, वो सब यहाँ पर एजेंट की डेफिनेशन में आते हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑब्वियसली हमने इसके बारे में देख लिया है। सैंक्शन प्लान्स होते हैं, साइट का मैप रहता है, बिल्डिंग का प्लान रहता है, सर्विस प्लान दिखा जाता है, पार्किंग, सर्कुलेशन प्लान, लैंडस्केप, लेआउट, ये सब चीज़ें उस पूरे सैंक्शन प्लान के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने टोटल डेफिनेशंस पूरी कवर कर ली है। अगर इस पूरे वीडियो की हम बात करें दोस्तों, तो हमने क्या क्या देखा है, यहाँ पर सारी डेफिनेशंस देखी। डेफिनेशन से पहले हमने देखा कि अलॉटीज को क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं इस एक्ट के थ्रू, और इस पूरे एक्ट का क्या स्कोप है वो भी हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो ये डेफिनेशंस हुई। डेफिनेशन से पहले ये हमने देखा बेनिफिट्स ऑफ रेरा फॉर अलॉटीज, और उससे पहले हमने देखा स्कोप ऑफ रेरा। इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर ही एंड होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए मैं आपको आउटलाइन देता हूँ। यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 किसके बारे में बात कर रहा है, जरा देखिए। प्रायर रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अथॉरिटी के साथ में, सेक्शन नंबर 3, ठीक है। वो होने के बाद में बात होती है सेक्शन नंबर 4 की, कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए देना है तो कैसे देना है। सेक्शन नंबर 4 उसके बारे में बात करेगा। सेक्शन 5 बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे दिया जाएगा आपको, बहुत ही अच्छी बात है। सेक्शन नंबर 6 बोलेगा एक्सटेंशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन को। 7वां बोलेगा एक्सटेंशन दे सकते हैं तो हम रिवोकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आपसे वापस भी ले सकते हैं। तो ये सब स्टोरी है जो आगे चलने वाली है। फिर आगे 8 और 9 में पता है क्या होगा। 8 में हम बात करेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कंसिक्वेंट अपॉन लैप्स ऑफ और एन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अथॉरिटी के पास में क्या पावर है। और 9 बोलता है एजेंट्स के बारे में, कि एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है ना, तो एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। फिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं, फिर आगे प्रमोटर और के फंक्शंस और ड्यूटीज क्या होते हैं, ये सब आगे आने वाले वीडियोस में आने वाला है। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू यहाँ पर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। सेक्शन नंबर 3 से हम शुरुआत करेंगे। सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 6-7 तक हम कोशिश करेंगे कवर करने की। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।